कल भी देख लेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड फेज जो है मुकदमे की वो अभी शुरू हुई। कतरी लेटर से मामला जो है वो शुरू हुआ था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है अभी, सबसे दिलचस्प 12:11 के ऊपर जो वकील साहब हैं मखदूम अली खान साहब, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जुमला बोला। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चों ने झूठ बोला है तो इसके ऊपर वजीर आजम को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। इसके बाद वो आगे गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वालिद साहब के पास पैसे कहाँ से आए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। बच्चों के पास पैसे क्या आए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। वो कारोबार क्या करते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता। पैसे उनके पास कहां से आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर जज साहब ने उनके खिताब को रेफर किया और उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि तमाम मामलात खुली किताब की तरह है, लेकिन लगता यूं है कि किताब के ज्यादातर सफहात बंद हैं। इसके बाद एक और जज साहब ने यह कमेंट किया कि जो फैक्ट्स हैं वो जब तक डॉक्यूमेंट से आप उसको बैक नहीं करेंगे वो फैक्ट सामने नहीं आ सकते। और ये भी आप याद रखिएगा कि तमाम तर तफसीलात जो अदालत को चाहिए वो बुनियादी तौर के ऊपर आपके पास है। जो बुनियादी प्ली है इस वक्त मखदूम अली खान साहब की, वो ये कहते हैं, पहले तो आपको भी सब लोगों को पता है, पूरी कौम को पता है कि किस तरह से सीना तान कर पूरी मुस्लिम लीग की ये जो टीम यहाँ पे आती है, वो कहते थे जिस मर्जी फोरम के ऊपर हमारा ट्रायल करा ले। लेकिन आज तमाम तर जोर ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये केस ना सुने। कभी कह रहे हैं कमीशन को भेज दें, कभी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन सुन सकता है, कभी कह रहे हैं फलानी जजमेंट। हालांकि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट तमाम तर मुकदमा की सुन के एडमिसिबिलिटी के ऊपर ऑर्डर पास कर चुकी है। लेकिन आज फिर वजीर आजम के वकील जो हैं वो 7 महीने पीछे चले गए हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये केस ना सुने। सुप्रीम कोर्ट रसीदें मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट हकायक मांग रही है और कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब के पास ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मामला दोबारा वहीं पे आके खड़ा हुआ है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, बच्चों ने झूठ बोला है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वालिद साहब के पास पैसे कहां से आए मुझे पता नहीं है। आज के केस का नटशेल जो है वो ये था। नईमुल हक साहब जी, देखें, आज फिर साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से अब जो उनके इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है उसको बचाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं। वो एक सुराख बंद करते हैं कश्ती का तो दूसरा सुराख निकल आता है। आज वाज़े तौर पर उनके वकील ने इस बात की कोशिश की कि उनका जो केस है वो उनके बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और अगर बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे गलत बयानी करते हैं तो उसकी सज़ा उनके वालिद को नहीं मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, आपको याद होगा, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। ये दोनों बातें अब गलत साबित हो रही हैं। ना वो अब मालूम ये होता है कि वो दूध और पानी को अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि सारी कौम को पता है, उनको पता है कि अगर दूध और पानी अलग हो गए तो सारी जो पनामा की हकीकत है, जी दूध में मिलावट ही बहुत तो पनामा की सारी हकीकत सामने आ जाएगी और वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायद नहीं रह सकेंगे। आज फिर कोर्ट ने कहा कि ये हम एक इंक्विजिटोरियल प्रोसेस में मुलविस हैं, ये हमारा फ़र्ज है कि तमाम हक़ाइक़ मालूम करें। उन्होंने मखदूम अली खान साहब से कहा कि आप जो कानूनी जो हमें हवाले दे रहे हैं उससे पहले हमें हक़ाइक़ बताएं, हमें हक़ाइक़ जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कानून की मुख्तलिफ शकें जो हैं वो इसका इतलाक़ करेंगे। और आज एक बात और जो सामने आई, मखदूम अली खान ने जो हवाले दिए 62, 63 के,
और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के हवाले से दिए, वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो कानूनी जो अल्फाज होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, उनको इस तरीके से पेश किया जाए कि अदालत की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ चली जाए, हक़ाइक़ से हटकर सिर्फ कानून के अल्फाज पर तवज्जो दी जाए। मगर अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने वादे कर दिया कि हक़ाइक़ पहले आएंगे, हक़ाइक़ जब सामने आ जाएंगे उसके बाद उनकी कानूनी पोजीशन को हम उस पर अपनी राय का इजहार करेंगे। एक कानूनी नुक्ता जो मखदूम अली खान साहब ने उठाया था, जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि उनका तमाम आज का जो केस है वो इस पे बुनियाद करता है कि हमने अपने मुकदमे में कहा कि गल्फ स्टेट जो है वो $9 मिलियन की बिकी थी, और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि 9 मिलियन का वेल्थ स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि 9 मिलियन में वो कभी नहीं बिकी थी, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि $9 मिलियन का वेल्थ स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। तो ये कहना कि गल्फ स्टेट कितने में बिकी थी, ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने ही कहा था कि गल्फ स्टेट कितने में बिकी थी। और दूसरा ये कहना कि वो उसमें $9 मिलियन उनको क्यों नहीं मिले थे, ये भी हमने नहीं कहा था। उनके डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि ये 26 मिलियन दिरहम के लॉस में है। सो जब लॉस सामने आया वो भी उनके डॉक्यूमेंट से सामने आया, जो उनका क्लेम प्रॉफिट का है वो भी उनके डॉक्यूमेंट से सामने आया। हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं जो ICIJ का, ये तमाम एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमें उम्मीद यही है कि जिस तरह अदालत ने भी कहा कि वाकयात को एक प्रूडेंट आदमी के मयार के ऊपर परखा जाएगा और सच और झूठ का फैसला किया जाएगा। अच्छा, अपना चौधरी साहब ये कहा है कि कमीशन बनाया जाए, दुबई भिजवाया जाए, इसके लिए तो आप ये जानने के लिए कि दुबई भी कोई मुल्क है दुनिया में कि नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दें कि हुकूमती वज़रा जो है वो पिछले एक हफ्ते से बार बार ये बावाज़े बुलंद कह रहे हैं कि जब हमारे वकला शुरू होंगे तो बहुत सारे सबूत देंगे कि जो हमारे चीज़ें पास हैं। कौन से सबूत अभी तक दिए गए अदालत में? अब आपने देख ही लिया है कि हुकूमती वकला खड़े हुए हैं तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि ट्राउजर शर्ट पहने और अदालत से भागें। उन्होंने ये कहा आज भी फवाद उनके ये भी कहें कि वो जो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इन्होंने सबूत तो सारे इन्होंने लाने थे। लेकिन एक और बात है नईम भाई कि हम समझ रहे थे कि ये केस हमसे लड़ेंगे, ये तो आपस में लड़ना शुरू हो गए। नहीं, बहरहाल उनके वकील ने आज कह दिया नवाज शरीफ साहब के कि जो दूसरे जो 2 वकला हैं वो जिनके जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे और साहबजादियों के हैं वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, वही इन चीज़ों पर बात को आगे बढ़ाएंगे। मगर आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने यह साबित कर दिया कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ कानूनी जो अल्फाज होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करना जो होता है वो दिफा नहीं होता। जैसे आज सलमान भट्ट साहब का भी जिक्र किया जस्टिस साहब ने कि उन्होंने कुछ पिन पॉइंट किए थे तकरीर के हवाले से। जस्टिस साहब ने उसको कोट किया कि जो आप फरमा रहे हैं वो गलत है, लेकिन सलमान भट्ट साहब ने कुछ ऐसा कहा था, उसके बारे में उन्होंने कहा था सलमान भट्ट साहब ने कि ये उनकी तकरीर सियासी तकरीर थी, मतलब है इसको संजीदगी से ना लिया जाए। जबकि इन्होंने आज सुबह जो हमने सुबह आपको बताया भी था कि ये एक ब्रॉड बेस्ड रिव्यू था, ये एक वसीउल नजर इसका मतलब भी उनको ही पता होगा कि ब्रॉड बेस्ड का क्या मतलब होता है। और ये पार्लियामेंट भी नोटिस ले ले कि भाई इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो पार्लियामेंट में बात की गई थी वो गैर संजीदा थी। अब ये पार्लियामेंट का काम है, एक तरफ उनका मुहासबा करे, अदालत तो मुहासबा कर रही है, हम मुहासबा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मुहासबा कर रहे हैं, भागने नहीं देंगे। शुक्रिया बहुत। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अदालत में मतलूब तफसीलात का जवाब आप देंगे। उन्होंने नून लीग को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम को वालिद और बच्चों के पैसों का पता ही नहीं है। वजीर आजम कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमती टीम ने जोर लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ये केस ना सुने, जबकि अदालत ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हकायक सामने लाए जाएं। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सरकारी वकील एक कमजोर केस लड़ रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत में आकर इबहाम दूर करने चाहिए।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے وکیل نے شواہد کی بجائے الفاظ کا سہارا لیا. نواز شریف کو عدالت میں آنا چاہیے. جو ابہام وہ دور کر سکتے ہیں وہ ان کا وکیل نہیں کر سکتا. کیس وزیر اعظم کا یا سیاسی جماعت کا نہیں ہے. کیس کے فیصلے پر 20 کروڑ عوام کا انحصار ہے. سراج الحق کا کہنا تھا کہ کئی ملکوں کے سربراہان نے پیناما لیکس میں نام آنے پر معافی مانگی اور خود کو احتساب کے لیے پیش کیا. یہاں نہ تو کسی نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی کوئی احتساب ہوا. کیس جتنی کم مدت میں حل ہو اتنا ہی بہتر ہوگا. جناب وزیر اعظم صاحب خود عدالت میں آئیں اور وہ تمام سوالات اور کنفیوژن کو خود وہ دور کر سکتے ہیں. ان کا وکیل نہیں. اس کیس کے ڈیسیجن پر پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے.